जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कंटिन्यू अभी क्लास शुरू कर चुका हूं। तो यह 13वां नंबर का वीडियो सभी सीरीज का चल रहा है और आपका आज जो है चौथा सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट ईयर का 4 सब्जेक्ट का आखिरी सब्जेक्ट होता है CHN1। CHN1 कहें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 और सेकेंड कम्युनिटी थर्ड ईयर में पढ़ना है और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट कम्युनिटी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए 13वां नंबर की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे घरेलू स्तर पर पानी के शुद्ध करने के कौन कौन से तरीके आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा कि घरेलू स्तर पर हम पानी किन किन चीज़ों को उपयोग करके शुद्ध कर सकते हैं घरेलू स्तर पर। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि पानी को शुद्ध हम लोग क्यों करते हैं। तो भाई पानी में उपस्थित जो भी रोगाणु होते हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जो गंदगी होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उसको हटाकर उसे पीने योग्य सुरक्षित पानी बनाना ही पानी की शुद्धि कहलाती है। ठीक है ना। तो पानी के घरेलू स्तर पर शुद्धि इसीलिए किया जाता है ताकि जो रोगाणु उसमें होते हैं, जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जो गंदगी होते हैं, जो रसायन होते हैं, इन सब को हटाकर उससे पीने योग्य सुरक्षित पानी बनाया जाए। यही जो है आप जो है शुद्धि कहलाता है। यही घरेलू स्तर पर शुद्धिकरण का मेन मकसद होता है। ठीक है, किसी के पानी में बहुत पीलापन होता है, किसी के मटमैला पानी आता है। ठीक है, किसी में आर्सेनिक कुछ केमिकल का बढ़ा होना होता है। तो ये सब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसे सुरक्षित पीने लायक बनाया जाए, इसके लिए हम जो है अलग अलग तरीक़ों को अपनाते हैं। ठीक है, चलिए उसको हम लोग जानेंगे। अब घरेलू स्तर पर शुद्ध करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? कुछ तरीके ऐसे हैं जिसको आप जानते हैं, ठीक है, और उसका उपयोग भी आप किए होंगे, लेकिन उसे हमें यहाँ पे सजा के लिख देना है। जैसे सबसे आसान मेथड होता है कि भाई बॉयल कर दीजिए। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। जैसे ही पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिला, वह थोड़ी देर में उबलने लगता है। तो पानी को हम अगर उबाल दें 10 से 15 मिनट तक, अगर पानी को पूर्णतः उबाल दें तो उसमें जो भी सूक्ष्म जीव होंगे वह नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उबालना पहला विधि है जिसमें पानी को 10 से 20 मिनट तक हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं और फिर ठंडा करके उसे ढक कर रख देते हैं, जिससे वह पीने लायक स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, इसका लाभ ये मिलता है कि जो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और सबसे सुरक्षित तरीका आपको यही है। इसका लाभ यही है, पानी उबालना आसान होता है, थोड़ा सा ईंधन के तो खपत होगा, लेकिन बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर जो है उबाल सकते हैं और उसे पीने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, इससे जो भी सूक्ष्म जीव होगा जो रोगाणु पैदा कर सकता है वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसका हानि यही है कि ईंधन और समय अधिक लगता है। भाई 10 से 15 मिनट पानी को उबालने के पास किसको समय रहता है, थोड़ा गर्म होता है निकाल के पीने लगता है। ठीक है, लेकिन नहीं, 10 से 15 मिनट तक आप उबालेंगे तब जाके पूर्णतः वह स्टरलाइज होता है। पानी का स्वाद बदल सकता है। हानि यही है कि ईंधन का खपत, समय ज़्यादा लगना, स्वाद में बदलाव आ सकता है। तो ये सब इसका हानि, लाभ और विवरण मैं बता दिया। तो पहला मेथड है बॉयल का, उबालने का। ठीक, नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन, छानने का। इस सारे के सारे आप जो है इसका उपयोग किए होंगे या कर सकते हैं और सब जानते हैं आप लोग। छानने का मेथड है जहाँ पे कपड़े से हम पानी को छान सकते हैं। अगर पानी में देखते होइएगा गांव में कि जहाँ पे थोड़ा सा कंक्रीट आने लगता है पानी से, तो लोग जो है कल में ही, चापाकल में ही जो है कॉटन का कपड़ा जो है लगा देते हैं ताकि जो पानी है छन के निकले। ठीक है, कंक्रीट वगैरह उसमें ना आए। तो पहला है कपड़े से छानना। ठीक है, छानने की विधि में साफ सूती के कपड़े में पानी छाना जाता है। केवल मोटी गंदगी हटती है इससे। ठीक है ना, माटी आता है, बालू आता है तो उसको भी ये छान सकता है। सैंड फिल्टर या कैंडल फिल्टर। ठीक है, कैंडल भी आता है, कैंडल वाला फ़िल्टर जो हमेशा बदलना पड़ता है। सैंड फिल्टर आता है जिसमें द्रुत सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, पानी जो मोटे चीज़ होता है नीचे बैठ जाता है तली में और ऊपर पानी स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, रेत, चारकोल, कैंडल फिल्टर से पानी छाना जाता है। लाभ यही है छानने वाला पानी का कि गंदगी और कुछ कीटाणु हटते हैं। हानि यही है कि ये सभी रोगाणु नहीं मरते हैं। अगर पानी आप गंदगी हटाने के लिए कर रहे हैं तब ये छानने वाला फिल्ट्रेशन काम करता है कि पानी को आपको छान कर, कोई मोटा कंक्रीट या फिर कोई मिट्टी आ रहा है पानी में तो उसको अलग कर सकता है। लेकिन
सूक्ष्म जीवों को यह नहीं मारता है फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और कौन कौन सा विधि है फिल्टर करने का वो मैं आपको बता दिया। अब ध्यान रखिए घरेलू स्तर पर हम लोग जो है कर रहे हैं, हम जो है औद्योगिक स्तर पर या बड़े स्तर पर नहीं कर रहे हैं। बड़े स्तर पर तो छानने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे, हम घरेलू स्तर पर कर रहे हैं। तो घरेलू स्तर पर हमें जो सुविधा उपलब्ध होगा सामान्यतः उसी का उपयोग करेंगे ना। तो सामान्यतः उपयोग होता है कपड़ा का, सामान्यतः सैंड फिल्टर या कैंडल फिल्टर होता है, तो इसी सब का उपयोग करेंगे छानने में। बात समझ रहे हैं कि नहीं, वही चीज़ है। आगे क्वेश्चन है रासायनिक विधि केमिकल डिसइंफेक्शन। अब हम लोग जान गए बॉयल कीजिए या छानिए, ठीक है। अब तीसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का उपयोग पानी को हम लोग जो है शुद्धिकरण के लिए करते हैं। तो पहला केमिकल में होता है क्लोरीन का टैबलेट। क्लोरीन का टैबलेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पानी को शुद्धिकरण के लिए। एक टैबलेट 20 से 25 लीटर पानी में डालते हैं, ठीक है। 30 मिनट बाद पानी पीने योग्य होता है। तो हम क्लोरीन में पानी डालते हैं तो हमें कम से कम 30 मिनट वेट करना चाहिए। उसमें का कोई भी सूक्ष्म जीव होगा वह जो है मर जाएगा, ठीक है, या पानी गंदगी होगा तो साफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन का गोली एक टैबलेट इतना को करता है। दूसरी चीज़ें, दूसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसमें क्लोरीन होता है, 33% के आसपास क्लोरीन होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन भी होता है। तो 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर 1000 लीटर पानी को साफ कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जो है 1000 लीटर पानी में डाला जा सकता है और यह पानी को शुद्ध कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाभ यही है कि यह सस्ता होता है और प्रभावी होता है। इसे आप आसानी से घर पर भी क्लोरीन को गोली या ब्लीचिंग पाउडर लाकर जितना ज़रूरत हो पानी को आप जो है डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। हानि यही है कि ज़्यादा मात्रा से स्वाद खराब हो जाता है। मान गया क्लोरीन का ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो ये भी जो है आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, दांत के लिए भी हानिकारक होगा। ब्लीचिंग पाउडर भी पानी का जो है स्वाद परिवर्तन कर सकता है। तो कुल मिला के जिसका हानि है, जिसका चूँकि केमिकल है तो भाई लाभ देगा तो हानि भी देगा, ठीक है। जितना मॉडर्न ज़माना आगे हो रहा है उतना ही उसका हानि भी हो रहा है, सबको पता है। तो रासायनिक विधि से भी हम ऑप्शन है कि कर सकते हैं पानी को शुद्धिकरण, लेकिन उसका लाभ और हानि सब चीज़ होता है हर एक चीज़ का, ठीक है। आगे है एक पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है वो है आपका घरेलू वाटर प्यूरीफायर। जैसे बहुत सारा अलग अलग कंपनी का आता है जहाँ पे लोग जो है अपने घर में वाटर प्यूरीफाई लगा लेते हैं, ऑफिस में लगवाते हैं, हॉस्पिटल में लगवाते हैं, आता है ना। तो ये घरेलू वाटर प्यूरीफायर जो होता है जैसे RO, UV, UF मशीनें, सब मशीन का ब्रांड का नाम है। इसका लाभ यही है कि यह उच्च स्तर के शुद्धि करता है, पानी को नीट एंड क्लीन करता है, ठीक है ना। लेकिन हानि यही है कि यह महंगी होती है मशीन, बिजली पर यह निर्भर होता है। तो अगर बिजली नहीं अगर 5 दिन है तो ये 5 दिन तक काम नहीं करेगा। बात समझ गए ना। तो घरेलू वाटर प्यूरीफायर भी जो है पानी को उच्च स्तर पर शुद्धिकरण करता है। बात समझ गए। तो ये सारा पॉइंट है मैंने घरेलू स्तर पर आपको बता दिया। आप जो है सबका लाभ हानि भी लिख सकते हैं और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटिलेशन, जिसे हम लोग वातायन बोलते हैं, ठीक है ना, वातायन बोलते हैं। इसी को वेंटिलेशन भी हम लोग बोलते हैं। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारा कमरा है 4 दीवारी वाला, तो इसमें हम रोशनदार हो, खिड़की हो छोड़ते हैं ताकि जो अंदर की गैस है बाहर निकल सके और बाहर की फ्रेश ताज़ी हवा अंदर आ सके, ठीक है। तो यही जो आदान प्रदान होता है जिस चीज़ के द्वारा, वह वेंटिलेशन का काम करता है। बात समझ गए। चलिए परिभाषा क्या है। कमरे की गंदी हवा को बाहर निकालकर ताज़ी और शुद्ध हवा अंदर आने की प्रक्रिया को वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि अंदर के दूषित, प्रदूषित, गंदी हवा को जगह बाहर के शुद्ध और ताज़ी हवा को लाने की जो प्रक्रिया है उसी को वेंटिलेशन कहते हैं। कि घर के जो बंद गैस है, जो गंदी हवा है, इसे बाहर निकालकर और बाहर के ताज़ी हवा को अंदर ले आए, यही जो है आदान प्रदान वेंटिलेशन होता है, ठीक है।
कमरा, कमरा हो, ऑफिस हो, सिनेमा हॉल हो, बड़े बड़े जो है फ्लैट हो, सब जगह वेंटिलेशन के लिए जो है जगह थोड़ा न थोड़ा हर एक चीज़ अलग अलग बनाया रहता है, ताकि अंदर की गैस बाहर निकल सके और बाहर की ताज़ी हवा अंदर आ सके। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में देखते होइएगा कि बड़े बड़े जो है छिद्र होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े दीवार होते हैं, उस दीवार में देखते होइएगा पंखी लगा होता है, ठीक है ना, एक जिसे हम लोग, तो यही चीज़ है, वेंटिलेशन का मतलब होता है कि कमरे की गंदी हवा को बाहर निकालकर ताज़ी और शुद्ध हवा अंदर आने की प्रक्रिया को वेंटिलेशन कहते हैं। ये अस्पताल में भी लगा होता है, अस्पताल के कमरे में भी, घर के कमरे में भी, ठीक है, किचन रूम में, हर एक जगह जहाँ से अंदर के हीट को, अंदर के गर्मी, अंदर के गंदगी हवाओं को बाहर निकाल कर बाहर से शुद्ध हवाओं को अंदर लाएं, यही प्रोसेस वेंटिलेशन कहलाता है। बात समझ गए? तो आपके सामने में है, देख लीजिए। आपके सामने में क्या है कि कमरे की गंदी हवा को बाहर निकालकर ताज़ी और शुद्ध हवा अंदर आने की प्रक्रिया को वेंटिलेशन कहते हैं। यानी कमरे की गंदी हवा को बाहर निकालकर ताज़ी और शुद्ध हवा अंदर ले आए, और इसी प्रक्रिया को वेंटिलेशन कहते हैं। बात समझ गए? आगे देखिए, वेंटिलेशन का आखिर उद्देश्य क्या होता है, ये भाई क्या करता है? तो वेंटिलेशन का उद्देश्य यही है कि ये ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखता है। बात समझिएगा, ठीक है ना, यह वेंटिलेशन की मात्रा को बनाए रखता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है। CO2 बदबू धुआं निकालता है। मान के किचन में खाना बना रहे हैं, खाना चारों बगल से किचन पैक है, ठीक है, उसमें कोई आप अगर नहीं लगाए हैं वेंटिलेशन के लिए कोई पंखा वगैरह, ठीक है ना, तो क्या करेगा, आप उससे में पूरा उबल जाएंगे, गर्मी से पूरा आपको जो है गैस बनने लगेगा, बदबू भी हो सकता है, कोई चीज़ सड़ जाए किचन में तो उससे बदबू भी होने लगेगा। तो वेंटिलेशन होने से आपके किचन को क्या होता है, फ्रेश ताज़ी हवा बाहर से मिलता है, और अंदर के गंदी बदबूदार जो वातावरण है उससे बाहर निकालता है वेंटिलेशन, ठीक है ना। तापमान और नमी नियंत्रण करता है ये, ठीक है, संक्रमण रोकना, टीबी, कोविड आदि को भी, ये संक्रमण को भी रोक सकता है। तो यही वेंटिलेशन होता है। अस्पताल में वेंटिलेशन का काफ़ी महत्व है, ताकि मरीज को शुद्ध स्वच्छ वातावरण मिलता रहे। समझ गए? आगे है, अच्छे वेंटिलेशन की विशेषता क्या होती है? तो अच्छे वेंटिलेशन की विशेषता यही है कि पर्याप्त खिड़कियां और दरवाजे रूम में लगा हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, आमने सामने, रोशनी के साथ हवा का प्रवाह हो, छत की ऊंचाइयां सही होनी चाहिए, ताकि कम ऊंचाइयां होगी तो ऑटोमेटिक उसमें जो है बहुत ज़्यादा गैस बनेगा रूम में। बात समझ गए ना, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो पर्याप्त छत की ऊंचाई, पर्याप्त रोशनी, क्रॉस वेंटिलेशन, पर्याप्त जगह पर खिड़की, रोशनदार दरवाजे, ये सब होनी चाहिए, ताकि ये सब वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त रहे। वेंटिलेशन का अलग अलग प्रकार होता है। वेंटिलेशन के प्रकार में पहला प्रकार होता है प्राकृतिक वेंटिलेशन। प्राकृतिक वेंटिलेशन जो नेचुरल होता है, जैसे हम रूम बनाते हैं तो लोग खिड़की दरवाजे रोशनदार क्यों छोड़ते हैं, ताकि वहाँ से अंदर के जो टेम्परेचर है, गंदगी है, हवा होगा, वो बाहर निकलेगा, और बाहर से हवा, रोशनी, ये सब अंदर आएगा, ठीक है। तो वेंटिलेशन में रोशनी भी आता है। मान गए आप जो है कोई खिड़की नहीं छोड़े, कोई रोशनदार नहीं छोड़ेंगे रूम में, सीधा चारों साइड से दीवार खड़ा कर देंगे और रात में गेट बंद करके सोएंगे, तो कोई ऑक्सीजन कुछ आएगा? नहीं आएगा। रूम में जो भी गैस बनेगा, बदबू, गंदी हवा जो है जनरेट होने लगेगा। दूसरी चीज़ें, रोशनी नहीं आएगा, अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो ये सब वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो प्राकृतिक वेंटिलेशन में खिड़की दरवाजे रोशनदार से मिलते हैं, हवा और सूर्य के प्रकाश से मिलते हैं। लाभ यही है कि ये सस्ता होता है, प्राकृतिक होता है और स्वास्थ्य के लिए वर्धक होता है। तो प्राकृतिक में जो हमें नेचुरली रूप से जो हम घर बनाते हैं, तो ऐसा डिजाइन करना चाहिए ताकि पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए जगह हम छोड़ सकें। जैसे खिड़की दरवाजे रोशनदार, ये सब इसीलिए छोड़ते हैं ताकि पर्याप्त रोशनी, हवा बाहर से आ सके और अंदर के गैस उष्मा बाहर निकल सके, यानी वेंटिलेशन का काम अच्छे से हो सके, ठीक है। इसीलिए खिड़की दरवाजे और रोशनदार लगाते हैं, ठीक है ना।
प्राकृतिक वेंटिलेशन का मतलब होता है कि ये सस्ता, प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, कृत्रिम वेंटिलेशन आर्टिफिशियल। तो अब जो अभी आर्टिफिशियल होगा उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जैसे पंखा, ठीक है ना, एग्जॉस्ट फैन, एसी, जैसे देखते होइएगा, यही मैं एग्जॉस्ट फैन की बात कर रहा हूँ। ये एग्जॉस्ट फैन क्या होता है, किचन में लोग लगाते हैं, ठीक है। जैसे खासकर किचन में बहुत सारे कम ही लोगों को किचन बहुत ज़्यादा फैली, बहुत ज़्यादा जगह और बहुत ज़्यादा जो है खिड़की वगैरह वाला होता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग किचन अपने कोनक्कर में बनाते हैं जहाँ पे नहीं तो कोई खिड़की होता है ना कोई रोशनदार होता है। तो जो जगह एक जहाँ पे मिल गया, चाहे रोशनदार हो कुछ भी हो, वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगवा देते हैं, ठीक है, ताकि वो अंदर के गर्म और गंदी वातावरण को बाहर फेंक सके और बाहर से शुद्ध को ला सके। एसी होता है, ठीक है ना। अस्पताल आईसीयू में कृत्रिम वाला ही उपयोग होता है, ज़्यादातर मामला में एसी वगैरह लगाया जाता है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाया जाता है। तो कृत्रिम वेंटिलेशन में आपके रूम का फैन, एग्जॉस्ट फैन, एसी, ये सब काम करता है। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, तो सामने सामने खिड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो क्रॉस वेंटिलेशन एक प्राकृतिक वेंटिलेशन का ही जो है प्रकार होता है, जिसमें हम अगर रूम में दो रोशनदार रखें तो दोनों आमने सामने रखें, दो खिड़की है तो दोनों आमने सामने खिड़की रखें, तो उससे क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा जो है आपके रूम का वातावरण बना रहता है, ठीक है ना। सामने सामने खिड़कियाँ, हवा एक तरफ से प्रवेश और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा वापस। जैसे एक खिड़की है तो उसी से निकलेगा और उसी से फिर बाहर आएगा, लेकिन अगर दो खिड़कियाँ आमने सामने है तो इधर से जाएगा हवा, फिर अंदर गया रूम में और फिर सामने से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छा होता है। अब मान गए किसी को ख़राब वेंटिलेशन अगर मिल रहा है तो क्या दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट होगा। देखिए, ख़राब वेंटिलेशन का वास्तव में दुष्प्रभाव होता ही है। अगर रूम में अच्छा वेंटिलेशन आपको नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो दम घुटेगा, ठीक है ना, वही चीज़ें हैं। तो ख़राब वेंटिलेशन का दुष्प्रभाव है कि घुटन महसूस होगा, सिर दर्द, श्वसन का रोग हो सकता है, संक्रमण फैलने की खतरा रह सकता है, ठीक है। तो ये सब ख़राब वेंटिलेशन की कुछ दुष्प्रभाव है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं करा दिया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। छोट वीडियो मैं अब इसीलिए कराने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके और पढ़ाई कर सके, ठीक है ना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक में, और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।